नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यांत्रिकी चैप्टर से द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, समय, गति के बारे में। तो जिसमें सबसे पहला है कि यांत्रिक किसे कहते हैं। तो यांत्रिक किसे कहते हैं? यांत्रिक वह विज्ञान का वह शाखा है जिसमें पिंडों पर लगाए गए बल या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि यांत्रिकी में क्या पढ़ा जाता है कि यदि किसी पिंड पर हम बल लगा रहे हैं, किसी पिंड पर यदि हम बल लगा रहे हैं और उसे बल लगाकर किसी और जगह विस्थापित कर देते हैं तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, यह विज्ञान के किस शाखा में पढ़ा जाता है? यांत्रिकी के शाखा में पढ़ा जाता है। पहला इसमें है कि भार किसे कहते हैं। तो भार क्या होता है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा, चूँकि पृथ्वी सभी वस्तुओं पर क्या लगाती है? आकर्षण बल। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान क्या होता है कि किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु के पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार में क्या होता है? भार में द्रव्यमान भी रहता है और पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भी रहता है। जबकि यदि पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को हटा दिया जाए तो सिर्फ द्रव्यमान बचता है। द्रव्यमान में क्या होता है कि किसी पदार्थ के परिमाण को ही पदार्थ का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो प्रत्येक स्थान पर स्थिर होता है, चाहे वह पृथ्वी पर हो या किसी अन्य प्लेनेट पर हो। जो द्रव्यमान होता है वह स्थिर होता है। लेकिन भार क्या होता है? भार सभी जगह स्थिर नहीं होता है, भार बदलता रहता है। तो हम देख लेते हैं भार और द्रव्यमान में अंतर भी। क्या लिखा है कि पृथ्वी का सबसे पहला क्या लिखा है कि पृथ्वी, इसमें क्या है कि भार और द्रव्यमान में अंतर में क्या है? भार में क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल लगता है, जबकि द्रव्यमान क्या है? पदार्थ के परिमाण को ही द्रव्यमान बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? भार का न्यूटन होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। भार क्या होता है? एक सदिश राशि, जबकि द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि। भार क्या है? एक सदिश राशि, जबकि द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि। और अभी हम बताएं कि भार क्या है? भार जो होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, जबकि द्रव्यमान क्या होता है? प्रत्येक जगह पर एक ही होता है। आगे पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी और विस्थापन लगभग एक ही है। लिखा है कि प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु भौतिक में इसको दो शब्दों में अलग अलग इसका अर्थ होता है। कह रहा है कि जब किसी एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम किसी बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक जाते हैं तो यह क्या हो गया? यह हो गया हमारा दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे ए से हमको क्या जाना है? ए से ऐसे जाना है बी तक, यहाँ पे बी तक जाना है, तो क्या है? ये पूरा जो है ये दूरी हमारा कहलाता है। लेकिन यदि विस्थापन तय करना है तो क्या करते हैं? हम ए से बी डायरेक्ट ऐसे जाते हैं, जो मतलब इसका सबसे छोटा रास्ता होता है, उसे यदि तय करेंगे तो विस्थापन हो जाता है। जबकि यदि वास्तविक लंबाई से चलेंगे, वास्तविक इसकी दूरी देखेंगे तो वास्तविक दूरी क्या कहलाता है? वास्तविक जो इसका पथ का प्रत्यक्ष मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, जैसे मैंने क्या बोला कि ए से बी तक, यदि मान लीजिए ए यहाँ पे और फिर यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है? डी है, तो ए से डी जाना है। और यदि आप ए से सी पर गए फिर डी पर गए, जो इसका प्रत्यक्ष मार्ग है, जो वास्तविक लंबाई है, वो इसका दूरी कहलाएगा। लेकिन ए से डी तक यदि डायरेक्ट ऐसे जाते हैं, जो शॉर्टेस्ट दूरी तय करते हैं, वह क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। जबकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी मार्ग को यह बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित होता है। एक चीज़ और हम बता दें कि जो विस्थापन होता है वह ऋणात्मक हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। लेकिन दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होता है कि दूरी में लिखा है कि चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये पूछा जाता है, दोनों में दे देगा और पूछेगा कि किस में दिशा होता है। तो विस्थापन में दिशा भी होता है, जबकि दूरी में केवल क्या होता है? परिमाण होता है।
कह रहा है कि विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे क्या बोलते हैं, उसे सदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है कि अब क्या है कि विस्थापन में हम देख रहे हैं कि परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। तो विस्थापन क्या हो गया, एक सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, अदिश राशि है। कह रहा है गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। क्या होती है, दूरी शून्य नहीं हो सकती है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे क्या है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है और घर से आप निकले और इधर उधर दूरी तय करके फिर शाम को आप घर तक चले आएँ। तो घर तक आप चले आएँ तो इसको बोला जाएगा कि आपने विस्थापन क्या कर दिया, शून्य कर दिया। विस्थापन क्या कर दिया, शून्य कर दिया। क्यों विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो गई, जहाँ से आप निकले तो वहीं पर आ गए, तो जो विस्थापन हो गया वो शून्य हो गया। लेकिन आपने यह जो वास्तविक लंबाई तय किया है यहाँ से यहाँ तक, यह आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दूरी। तो विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। और विस्थापन क्या हो सकता है, मैंने बताया कि विस्थापन आपका निगेटिव भी हो सकता है लेकिन दूरी आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं अंतर बता देता हूँ दूरी का और विस्थापन का। तो दूरी क्या हो सकता है, ये अदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश है। विस्थापन क्या है, सदिश है। जो दूरी है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगा, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। दूरी में क्या होता है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होता है, दिशा की ज़रूरत होती है। सदिश में क्या होता है, दिशा की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम इधर है, देखें चाल और वेग में अंतर। तो सेम चीज़ है जैसे उसमें था दूरी और विस्थापन में, वैसे चाल और वेग में ये भी लगभग दोनों सेम है। लेकिन भौतिक विज्ञान में इसको चाल और वेग को अलग अलग अर्थों में देखा जाता है। यदि चाल और वेग में देखा जाए तो लिखा है कि चाल चली गई, मतलब कोई भी आप दूरी तय करते हैं, एकांक समय में आप कोई भी दूरी तय करते हैं तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। लेकिन वही दूरी आप दिशा के साथ तय करेंगे, मतलब क्या होगा, दिशा के साथ तय करेंगे। यदि उसमें दिशा होगा तो वही दूरी आपका क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। वही दूरी क्या होगा, वेग कहलाएगा। यदि आप किसी एकांक समय में कोई दूरी तय करते हैं लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका चाल कहलाएगा। लेकिन एकांक समय में आप ऐसा मतलब दूरी की जगह पे आप विस्थापन तय करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, वेग। अब क्या होगा कि चाल, चूँकि दिशा इसमें नहीं है तो चाल क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, जबकि वेग में दिशा है, विस्थापन है, तो ये सदिश राशि हो जाएगा। जबकि दोनों का जो मात्रक होगा चाल और वेग का, दोनों एक ही होगा। चाल और वेग का दोनों का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब चाल और वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसलिए वेग सदिश राशि हो गया और चाल अदिश राशि हो गया। त्वरण क्या है, त्वरण है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो लगातार किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, हम त्वरण बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए 1 मीटर आप किसी दूरी को तय किए, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किए गए। फिर आगे 1 किलोमीटर दूरी के हैं, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करते हैं। जैसे जैसे आप मतलब सेम दूरी क्या है, जैसे पहला किलोमीटर तय किए वो मान लीजिए 40 किलोमीटर के हिसाब से तय किए, दूसरे का जो दूरी तय कर रहे हैं वो 50 किलोमीटर के। तो ऐसे धीरे धीरे जब आपकी दूरी जो आपका चाल है वह सेम दूरी के लिए बढ़ता जाता है या घटता जाता है तो उसे त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। अब इसी में क्या होता है कि एक ऋणात्मक त्वरण होता है, एक धनात्मक त्वरण होता है। धनात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। मान लीजिए पहला किलोमीटर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहे हैं, फिर दूसरा का 50 किलोमीटर, फिर तीसरा का 60। तो ये आपका क्या है, ये जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव में होगा। लेकिन आप जैसे जैसे क्या है यही चीज़ उल्टा हो जाए कि आपका जो मतलब वेग है धीरे धीरे घट रहा है तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को, किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, मतलब जब वेग लगातार परिवर्तन होगा समय के साथ तो उसी को क्या बोलेंगे, त्वरण कहेंगे। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करेंगे और बटे समय करेंगे तो त्वरण निकलेगा। क्या निकलेगा, त्वरण निकलेगा। या त्वरण को बोल सकते हैं वेग परिवर्तन की दर बटे समय को हम त्वरण से देखते हैं। और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो सकता है।
अच्छा, त्वरण भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी निगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें दिशा की भी ज़रूरत होती है। चूँकि बेग आ गया, बेग हमने क्या पढ़ा है कि बेग क्या था, सदिश है। तो सदिश इसमें आ गया, तो ये भी त्वरण भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। एक तरह से सदिश राशि का ट्रिक मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था आप लोग को कि ट्रिक देखना है तो त्वरण सदिश राशि का तो आप देख लीजिए बेसिकली कि उसमें ब या वो आ रहा है तो लगभग वो सदिश राशि होता है। क्या होता है, यदि ब या वो आ रहा है, जैसे त्वरण में वो आया ना तो वो, वेग में वो आया था ना, बल में वो आएगा ना, विस्थापन में वो आएगा ना, तो ये सारे के सारे सदिश राशि हो जाएंगे। आगे देखते हैं। कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक, ये हम बता चुके हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक का यदि आपको वीडियो देखना हो तो जाके आप प्लेलिस्ट में, विज्ञान के प्लेलिस्ट में आप मात्रक का वीडियो देख सकते हैं। इसमें जैसे एसआई पद्धति है ना, इसमें 3 प्रकार का पद्धति होते हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति। वो आपको मात्रक वाले चैप्टर में मिल जाएगा। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन ने कितने नियम दिया था, तो न्यूटन ने तीन नियम दिया था। पहला न्यूटन का नियम जो था, इसमें न्यूटन ने बोला था कि यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वो हमेशा विरामावस्था में ही बनी रहेगी, या फिर कोई वस्तु यदि चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य फोर्स, बाह्य बल लगाकर उसे रोका नहीं जाता है। या फिर उसको, जैसे क्या है कि कोई वस्तु यहाँ पे रुकी हुई है तो जब तक उसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उसको, उसके पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे तब तक वह क्या है, वह स्थिर ही बना रहेगा, विरामावस्था में ही रहेगा। और जब तक कोई वस्तु चल रही है, जब तक उसको क्या करेंगे हम, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकेंगे नहीं, तब तक वो वस्तु चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चल रहा है तो साइकिल को क्या है, साइकिल को चलता है तो साइकिल को हम क्या करते हैं, साइकिल मान लीजिए रोड पर चला रहे हैं तो रोड से क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है साइकिल पर। और साइकिल कुछ दूरी पर यदि पैडल मार के आप छोड़ दीजिए तो कुछ दूरी के बाद जाने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है, क्योंकि उस पर घर्षण काम करता है। लेकिन यदि वही घर्षण को हटा दिया जाए तो वह साइकिल चलता जाएगा, साइकिल चलता जाएगा। मतलब जो भी घर्षण लगा सकता है, जैसे हवा है, घर्षण है, ये सबको ख़त्म कर दिया जाए एक्सटर्नल फोर्स को, तो वो चलता जाएगा। और ऐसे ही कोई वस्तु रुकी है तो वो तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। इसी न्यूटन के प्रथम नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं इसे, जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है। सही बात है, यदि वस्तु का द्रव्यमान जितना रहेगा उसमें जड़त्व क्या होगा, उतना ही अधिक रहेगा। यदि छोटा पत्थर है तो छोटा पत्थर का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, कम होता है, तो इसमें जड़त्व तो कम रहेगा। यदि बड़ा पत्थर ला देते हैं तो उसका जड़त्व तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा, वो बड़े द्रव्यमान वाले वस्तु पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जड़त्व क्या है, जड़त्व अधिक है। और छोटे वाले पत्थर का जड़त्व कम होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, कम है। न्यूटन के, अब ये देख लीजिए, न्यूटन का ये द्वितीय नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो बल होता है, जो बल होता है वो क्या होता है, जो बल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। जो फोर्स होता है वो यम और ए के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है कि यदि द्रव्यमान क्या होगा, यदि यम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यम होगा तो क्या होगा, फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यदि त्वरण ज़्यादा होगा तब भी फोर्स, मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो द्वितीय नियम में, न्यूटन के द्वितीय नियम में है कि जो फोर्स होगा वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इसमें उन्होंने क्या बोला था कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एफ बराबर क्या होगा, यम में होगा। ठीक है, अब न्यूटन के तीसरे नियम पे चलते हैं। तो न्यूटन के तीसरे नियम में ये है, जब हम किसी वस्तु पर क्या है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्या है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसमें बोला जाता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, यदि दो वस्तु है मान लीजिए, तो पहली वस्तु द्वारा यदि दूसरे वस्तु पर बल लगाए तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेंगे। जैसे यदि हम, मतलब बैट्समैन जब गेंद को मारता है तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम को। तो यदि बॉल आप तेज फेंकेंगे तो बैट्समैन भी जब मारेगा तो वो तेज़ी से गिर जाएगा। या फिर हम किसी दीवार पर जितना तेज़ी से बॉल मारते हैं तो दीवार भी उस बॉल पे उतना ही फोर्स लगा के हम लोग की तरफ उसे, गेंद को क्या करती है, प्रतिक्रिया लगाती है और हमारे तरफ भेजती है। संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम क्या होता है, जो इसमें संवेग होता है वह द्रव्यमान और वेग के
अनुक्रमानुपाती होता है। लिखा है कि किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। संवेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा, जिसमें देखिए इसमें भी वो आया है, तो वो वाला क्या होता है, सदिश राशि होता है। कह रहा है कि जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है और प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है, और संवेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अब संवेग परिवर्तन देखते हैं कि संवेग परिवर्तन क्या है। तो संवेग परिवर्तन में आप ये देख लीजिए कि यदि यहाँ पे सीधे देख लीजिए कि यदि किसी यम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा यम u होगा। t समय पश्चात इसी वस्तु पर जब यफ बल के कार्य करने पर इसका जो अंतिम वेग होगा वह v हो जाएगा। और वस्तु का अंतिम संवेग क्या होगा, यम v। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, यम v माइनस यम u, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जो संवेग में परिवर्तन होगा क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। यदि यही चीज़ क्या है, जब इसको देख लीजिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो संवेग संरक्षण का नियम देख लीजिए। कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य करता है कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग क्या होगा, स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा। तो बोलेगा कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो संवेग क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दे देगा बढ़ेगा, घटेगा, तीसरा का दे देगा कि स्थिर रहेगा, चौथा दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि दो या दो से अधिक पिंडों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो फिर वह संवेग क्या होता है, स्थिर रहता है, मतलब संवेग संरक्षित रहता है, वह जैसा है वैसे ही बना रहता है। आगे देखते हैं कार्य। तो कार्य क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। मतलब यदि हमने एक वस्तु को मतलब इसका पोजीशन चेंज कर दिया तो इस पोजीशन को चेंज करने में जो बल लगा है उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। जो बल लगा है उसी को कार्य बोलेंगे। जबकि बल क्या होता है, बल में क्या होता है, तो हम एक वस्तु को मतलब एक वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं तो इसे बल कहते हैं। जबकि कार्य में क्या होता है कि जब एक वस्तु को मतलब बल लगाकर उसके पोजीशन को चेंज कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। कह रहे यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे क्या होता है कि यदि जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई आदमी क्या है, अपने सर पे कोई वस्तु उठाए हुए है और ये 5 मिनट के बाद भी वहीं पे खड़ा है वस्तु उठाए हुए, तो इसे कार्य नहीं माना जाएगा। इसे क्या है, कार्य नहीं माना जाएगा। जबकि यही वस्तु इसे मतलब यदि मान लीजिए मजदूर है, यही आदमी यदि उस वस्तु को यहाँ तक विस्थापित कर दिया तो इसे कार्य माना जाएगा। तो मतलब क्या है कि यदि बल मतलब कार्य तभी माना जाएगा जब बल लगाकर वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जाए। यदि परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कार्य नहीं माना जाएगा। और किसी वस्तु पर किए गए कार्य का जो मान होता है वो लगाए गए बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कार्य का जो सूत्र होता है वह कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या W बराबर एफ एस, या कहीं कहीं W बराबर क्या लिखा रहता है, एफ डी। W बराबर क्या लिखा रहता है, एफ और डी लिखा रहता है ऐसे, क्योंकि डी के ऊपर है वेक्टर का साइन है, मतलब यहाँ पे विस्थापन हुआ है और जब दिशा रहता है तो वहाँ पे वेक्टर होता है। तो कार्य क्या है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसे कार्य बोलते हैं। अब यदि उसी कार्य को हम थीटा डिग्री मतलब क्या है, यदि विस्थापन की दिशा में न होकर उसे थीटा डिग्री में कार्य किया जाए तो यही कार्य जो होता है W बराबर क्या हो जाता है, एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कार्य का मात्रक पूछता है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अब देखते हैं शक्ति और सामर्थ्य के बारे में। तो शक्ति और सामर्थ्य क्या है कि कार्य करने की जो दर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सामर्थ्य। मतलब आप कितना कार्य कर लेते हैं इसे शक्ति या सामर्थ्य बोला जाएगा। कि क्या बोला जाएगा, शक्ति या सामर्थ्य। और शक्ति का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कह रहा है कि यदि कोई आदमी T समय में W कार्य करता है तो P बराबर क्या हो जाता है, P बराबर W/T हो जाता है। क्या होता है, P बराबर W/T हो जाता है। और शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल प्रति सेकेंड होता है, या इसे वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो शक्ति का मात्रक होता है यह वाट भी होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है। तो मात्रक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लीजिएगा इसे ध्यान से। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल प्रति सेकेंड या इसे वाट भी बोलते हैं।
यदि ये पूछा जाए कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो इस एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसे इंग्लिश में हार्स पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्स पावर। ऊर्जा क्या होता है? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। लगभग ये शक्ति और ऊर्जा एक ही होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कह रहा ऊर्जा ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा भी हो सकता है, उष्मा ऊर्जा भी हो सकता है, प्रकाश ऊर्जा भी हो सकता है, ध्वनि ऊर्जा भी हो सकता है। ठीक है। और ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ऊर्जा में किसी भी प्रकार की दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। और ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा पढ़ लेते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है यह किसी पिंड के कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। और यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यदि गति के कारण कोई, देखते हैं यहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है। तो यदि गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के कुल योग, मतलब इसको योग कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? आंतरिक यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कुल योग क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। अब गतिज ऊर्जा देख लिया जाए। गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो यह वह ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है? यह वह ऊर्जा होता है जो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है। क्या है? जो वस्तु में किसी के गति, मतलब कोई गति कर रहा है, उसके कारण यदि कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। कह रहे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और उसका चाल भी मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस वस्तु का गतिज ऊर्जा जो होगा वह हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और इसी का उल्टा होता है, जैसे इसमें गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्थितिज ऊर्जा में यही होता है कि स्थिति के कारण, किसी के वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि किसी कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए, तो इस दौरान किया गया कार्य जो होगा वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? इसे पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है वह एम जी एच होता है। एम का मतलब मास, जी का मतलब द्रव्यमान या एम का मतलब मास, और जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी, और एच का मतलब ऊंचाई होता है। अब इसका एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है? 25 क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? तो हम बताएं कि इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़ता का नियम। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा बी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी। दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। मतलब एक तरह से मशीन किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? कह रहा है कम काम करने में। तो ये गलत है। मशीन हम कम काम करने के लिए थोड़ा यूज करते हैं। कह रहा है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। ये सही हो सकता है कि बल कम लगा के मतलब कार्य ज़्यादा किया जा सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? यदि हम किसी तराजू पर खड़ा होकर गहरी सांस लेते हैं तो हमेशा जो वजन होती है ना वो बढ़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें 1 लीटर में लगभग आपका 1.225 ग्राम मतलब वो वायु चला जाता है अंदर, और वायु 1.225 ग्राम जाएगा अंदर, तो हमारी वजन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसके वजह से यदि हम तराजू की रीडिंग में देखेंगे तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ी हुई बताएगी। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है? तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रण में। क्या? अपकेंद्रण। इसमें क्या होता है कि जो बल लगता है ना वो सेंटर के बाहर लगता है। बल सेंटर के बाहर की तरफ लगता है, और इसी का उल्टा होता है अभिकेंद्री बल। ठीक है। अभिकेंद्री बल में क्या होता है कि इस अभिकेंद्री बल में क्या होता है? जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है कि प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत। तो प्रक्षालन मशीन को ही वॉशिंग मशीन भी बोलते हैं, और अभी ऊपर हम पढ़ के भी आ रहे हैं कि जो वॉशिंग मशीन होता है वो क्या होता है? अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर काम करता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। जो छठा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो हम आपको इसका ट्रिक बताएं कि जिसमें वो आएगा वो समझ लीजिएगा सदिश राशि है। तो पहले में विस्थापन आया, इसमें भी वो है। दूसरे में भी वेग में ओ है। तीसरे में भी वो है। तो
ये सब सदिश राशि हैं। चौथे में वो नहीं है आयतन में, तो आयतन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है, इसमें भी वही देख लीजिए, संवेग में भी वो आ रहा है, तो एक सदिश राशि है। वो थी दाब में पहला जो स्टार्ट हो रहा है उसमें नहीं है, कार्य भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या होता है, विस्थापन होता है। समय सदिश राशि नहीं होता है, समय में कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है, चाल में कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है, जबकि दूरी में भी कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो देखिए कह रहा है कि संवेग में मतलब p, और कह रहा है कि वेग में यदि देखा जाए p और वेग का अनुपात देखा जाए तो कौन सा राशि प्राप्त होगी, तो देखते हैं हम। p बराबर क्या होता है, एम भी होता था ना, जो संवेग होता था p बराबर एम भी, और जब v को हम इधर ला देंगे p की तरफ तो क्या हो जाएगा, p बाई v, और p बाई v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यम, तो यम क्या है, द्रव्यमान है। तो इस तरह यदि हम संवेग और वेग के अनुपात करेंगे तो वह यम के बराबर हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह सी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बल गुणनफल है, तो बल किसके गुणनफल होता है, यफ बराबर क्या होता है, यम में होता है, तो यफ बराबर यम में मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है। तो देख लीजिए द्रव्यमान और त्वरण क्या है, द्रव्यमान और त्वरण किस में दिया है, ये आपका बी वाले में दिया है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कोई घन है, घन मतलब क्या होता है, यदि ऐसा कोई क्यूब बना दिया जाए तो ये घन हो जाएगा। तो कह रहा है घन का आयतन, आयतन क्या होता है, ए क्यूब, आयतन क्या होता है, ए क्यूब, और कह रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। कह रहा है यदि दोनों ये बराबर हो गया, मतलब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर हो गया, तो कह रहा है उसका तब किनारा क्या होगा, तो इसको हम देखते हैं लगा के, क्या होगा, ए क्यूब कह रहा है कि जो है वो 6a² के बराबर हो जाए तो क्या होगा, उसका किनारा क्या होगा। तो हम देखते हैं 2a² से ये जो 3a क्यूब है इसमें से 2 कट जाएगा, ए बराबर क्या बचेगा, 6, तो जो साइड का किनारा होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण में ये होता है कि ऊर्जा को हम ना तो बना सकते हैं ना इसको नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को क्या करते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। 13वां क्वेश्चन है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवा, तो चूँकि हवा क्या है, बहती हुई रहती है, गति करती हुई रहती है, और गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि कह रहा है विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होता है। तो विंड पावर क्या होता है, जो वो विंड पावर क्या होता है, जो पंखियों द्वारा हम गति के कारण ये भी उत्पन्न होता है। तो वायु शक्ति क्या है, वायु क्या है, गति करती है, तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा। तो इसमें गतिज ऊर्जा सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या है 15वां क्वेश्चन क्या है, तो 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो इसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है गति का जड़त्व। इसमें होता क्या है कि यदि हम किसी ट्रेन में बैठते हैं तो जब ट्रेन चलती है तो हमारा जो नीचे का पार्ट होता है, निचला हिस्सा होता है, वह ट्रेन के स्पर्श के कारण, जैसे ट्रेन गति में आती है हमारा निचला हिस्सा भी गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या होता है, वो विराम में बना रहता है। इसलिए ऊपर की हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है शरीर का वह रुका हुआ रहता है, जबकि नीचे का हिस्सा क्या होता है, गति में आ जाता है। इसलिए नीचे का गति में आ जाता है और ऊपर मतलब रुका हुआ जो हिस्सा होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये इसमें क्या होगा, गति का जड़त्व होगा, क्या होगा, गति का जड़त्व होगा। ये प्रथम नियम है न्यूटन का, प्रथम नियम। 16वां क्वेश्चन है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, और इसे कह रहा है कि आर जो है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं होगा। तो ये तो हम आपको बताए हैं कि यदि कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो इसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो सही है यार, लेकिन इसका ये क्या है, स्पष्टीकरण नहीं है। पहला समझ लेते हैं कि पहला क्या है, कह रहा है कि घर्षणहीन पृष्ठ। यदि कोई घर्षणहीन पृष्ठ है, मतलब जिस पे घर्षण नहीं है जरा सा भी, तो एक व्यक्ति उस पर सही से, मतलब एक तरह से खड़ा चल नहीं पाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसमें सीटी बजाने से, तो सीटी जैसे बजाएगा तो उसका फूंक आगे निकलेगा, तो व्यक्ति पीछे की तरफ क्या होगा, गति करेगा। ठीक है, तो ये दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन यह दूसरा जो कारण है ना वह ए का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं,
और ये सही मतलब आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो स्पष्टीकरण नहीं है। बी वाला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये भी गलत है, स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों एक दूसरे से अच्छा इसमें बोला है बी में कि स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी वाला ही सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है 17वां कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। बर्फ़ पर क्या होता है, घर्षण नहीं होता है, चूँकि जितना भी स्मूथ सरफेस होगा उस पर घर्षण कम से कम लगेगा, तो बर्फ़ पे चलना क्या होगा, कठिन होगा। जबकि सड़क क्या होता है, उसको ऐसा बनाया जाता है जिस पे घर्षण लगे, मतलब खुरदुरा पृष्ठ बनाया जाता है, इसलिए सड़क पर चलना आसान होता है जबकि बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, कह रहा है बर्फ़ सड़क से सख्त होता है, तो ये फालतू चीज़ है, ये सब नहीं होता है। कह रहा है कि सड़क बर्फ़ से सख्त होता है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका 17 का, कह रहा है कि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, ये भी गलत है। डी है कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए, तो ये सही बात है। बर्फ़ में क्या होता है, घर्षण कम होता है, इसलिए हम चलने में उसमें कठिनाई होती है। 18वां क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए। कह रहा है कि पहला है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, सही बात है। देखिए जब कोई वस्तु ना रुकी हुई है तो जब तक उसको गति में नहीं ला देते हैं तब तक उस पर बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो गति में आ जाती है तो उस पर कम से कम बल लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि एक बार जब गाड़ी चल देती है तो उस पर घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, तो सी वाला सही है। 19 है कि जब एक मनुष्य स्थिर नाव में से 5 मीटर, ये आप लोग लगा लीजिएगा, ये कैसे लगेगा, जो होगा हम बताया ना पी बराबर क्या होता है, एम भी माइनस एम यू होगा, चूँकि हमारे पास जगह नहीं है इसलिए क्लियर हम बता नहीं पाएंगे, नहीं तो चलिए हम बताते हैं। कह रहा है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक गए। बताइए कि नाव और मतलब नाव का द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान के कितनी गुनी है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। इसी में कह रहा है कि मान लेते हैं कि व्यक्ति का जो द्रव्यमान है यम है और नाव का द्रव्यमान क्या है, यन है, तो क्या होता है, मान लेते हैं यम भी बराबर यम यू है, इसको यम भी बराबर एन यम और भी बराबर एन यू मान लेते हैं, ठीक है। यम क्या है, व्यक्ति का द्रव्यमान है, तो व्यक्ति का द्रव्यमान क्या दिया है, 5 गुना दिया है, और यम ऐसे रहने दीजिए। जबकि इसमें क्या दिया है कि नाव, तो नाव क्या है 0.5 मतलब 0.5 खसक जाती है, और ये यन गुना है, यन है नाव का क्या द्रव्यमान, तो 0.5 से यदि 5 को काटेंगे तो 10 गुना जाएगा। तो मतलब क्या है, एक तरह से इसमें देखा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि नाव का द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान से कितना गुना हो जाएगा, तो 10 गुना हो जाएगा। 20वां वाला क्वेश्चन है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जा समान है, तो यदि समान अवरोधक बल, एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी कितना भी कोई वस्तु हो उसका यदि गति ऊर्जा समान रहेगा और समान अवरोधक बल भी लगाएंगे उस पर, तो हमेशा जो उसका दूरी होगा वो सेम दूरी पर रुकेगा। मतलब यदि 2-3 चीज़ें जा रही हैं और उस पर गति ऊर्जा बराबर है और उस पर अवरोधक मतलब ब्रेकर भी बराबर आप लगाएं तो एक समान गति पर ही वो सब जाके रुकेंगे। तो कह रहा है एक्स वाई जेड की दूरी कितना दूरी पर रुकेंगे, तो ये दोनों तीनों क्या है, एक बराबर दूरी पर रुकेंगे, मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है कि जो दो, मान लीजिए दो वस्तु का गति ऊर्जा है, तो के बराबर क्या बताए थे हम, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो कह रहा है दो वस्तु है जिसमें मान लेते हैं कि एक K1 है एक K2, और इसका क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा हाफ एम वी, मान लीजिए या क्या हो जाएगा यम, चूँकि द्रव्यमान समान है तो यम यम बराबर होगा, लेकिन इसकी क्या है वेग अलग अलग है, तो यह V1 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा, बचेगा क्या K1 और K2, जिसका वैल्यू दिया है 4/, क्या दिया है 4/9। अब यहाँ पे कह रहा है कि V1 स्क्वायर है V2 स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर लिखेंगे तो 2/, क्या हो जाएगा 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, तो जो इसका रेशियो होगा वो 2:3 होगा, क्या होगा 2:3 होगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 22वां क्वेश्चन इधर है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R लगती है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो यह प्रतिक्रिया जो होगी, ये जो
मतलब परिवर्तन आएगा, यह आर से कम होगा। क्या होगा? आर से कम होगा। 23वां क्वेश्चन होगा, क्या कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा। कह रहा है कि पहला क्षैतिज पर बना रहेगा, क्षैतिज से इस प्रकार, इसका सी ऑप्शन सही है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछला सिरे पर अधिक गहराई होगी। ये सी वाला ऑप्शन सही है। आगे वाला देखते हैं 24 वाला। कह रहा है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, मतलब कह रहा है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा या अंदर की पहियों पर उल्टेगा या बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ये पहला सही हो जाएगा। कह रहा है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा। ये क्या होगा? अच्छा, इसमें कूट भी दिया है। तो ये बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ये क्या होगा? बाहर की तरफ फिसलेगा। चूँकि कोई यदि क्या है, कोई गतिमान वस्तु जाता है तो क्या होता है, वो मान लीजिए ऐसे सीधे जाता है और मोड़ आ जाता है तो वो सीधे ही जाने का प्रयास करता है। लेकिन बाद में इधर क्या है, ये बाद में आप पढ़ेंगे अभिकेंद्री बल वाला, इसमें तो ये क्या है, मतलब सीधे जाने का प्रयास करेगा, इसलिए बाहर का जो पहिया होगा वो पलट जाता है। क्या होगा? बाहर की तरफ पहिया जो होगा पलट जाएगा या बाहर की तरफ फिसल जाएगा। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा 1 और 3, वो क्या होगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है। तो हम आपको बता देते हैं, न्यूटन ने 3 नियम दिया था। सबसे पहला दिया था v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। फिर दिया था यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा दिया था कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ठीक है, ये 3 नियम था न्यूटन का, 3 गति का नियम था ये। इसमें कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए पहला वाला इसमें ये सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि होता है v बराबर, क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें क्या है, v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, जबकि a क्या है, त्वरण है और t समय है। तो u को जब इधर राइट साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू, और इधर क्या बचेगा, ए टी। अब a निकालना है ना, त्वरण निकालना है, तो a को यहीं पर रहने दीजिए और v माइनस यू बाई क्या कर देंगे हम, t को इधर ला देंगे, तो देखिए त्वरण निकल जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या है, देखिए ऊपर सबसे पहले वाले में, तो पहला वाला सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 25 MCQ हो गया और इसका हम लोगों ने डिटेल्स भी देख लिया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।